कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव रहता था। न मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में शामिल है। चेहरे पर एक रहस्य सा था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सजा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम मौत के सफर पर जाने वाले हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम शीला है और मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था। मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह से उसकी पर्सनल बातें पूछ सके। आज मुझे ऑर्डर मिला कि कैदी नंबर 826 की 2 दिन के बाद सजा है, यानी इसकी सजा का वक्त आ गया था। उसे उसके घर वालों से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत के कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो एक हक है जो सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है। चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा आदमी से मिलना चाहे, उसकी इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826, जिसका नाम विक्रम था, उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर फिलहाल उसके घर वाले उससे मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला तुझे ये सजा नहीं होने देगा, तुझे इस सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा। माँ भी कैसी बातें करती है। सजाए मौत तो उसकी 2 दिन के बाद होनी ही थी। भला उसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं विक्रम को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर कोई रोक टोक ना हो। मेरा तो ख्याल था कि विक्रम की आखिरी इच्छा अपने घर वालों से मिलना ही होगी, तो वो उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी अनोखी और निराली होगी। खैर, विक्रम को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने जरा हमदर्दी से उससे पूछा, पहली बार मैंने उससे बात की थी, विक्रम, तुम्हारे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो। अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। विक्रम ने बड़े एटीट्यूड से जवाब दिया था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी इच्छा पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे, जरूर करेंगे, ये तुम्हारा हक है। मैं उसकी कम उम्र पर तरस खाकर बोली। तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी इच्छा का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूँ कि तुम किसी तक नहीं पहुंचाओगी ये बात। उसका एटीट्यूड देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सजाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने विक्रम को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो अपनी। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वो भी इसकी हकीकत को जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सजा क्यों मिली है। अक्सर यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आदमी आजाद घूम रहे थे। खैर, जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मैं आखिरी बार जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए थे। एसपी साहब ने अकल और होश से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन कम वक्त?
तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं, तुम एक गरीब खानदान से संबंध रखते हो, क्यों एक मौका बर्बाद कर रहे हो? कोई और चीज बता दो। खाना पीना, कोई किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम हो या फिर ज्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सजा क्यों हुई, तुम्हारा केस तो सबसे ज्यादा पेचीदा है, लेकिन यह है कि अब तुम सजाए मौत के कैदी हो तो बिला वजह तो नहीं हो, तुम्हें किसी वजह से तो ये सजा मिली है। अब तुम किसी ढंग की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं तुमसे कोई शादी के लिए तैयार नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएं? विक्रम बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि मेरी शादी खुद ही हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि कहीं ये जेल की किसी लेडी से शादी करने को ना बोल दे। खैर, विक्रम ने कहा कि आप लाउड स्पीकर पर हर गली में जाकर कहिए कि विक्रम किसी औरत से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी बेढंगी, मगर विक्रम ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत इसके बाद मुझसे शादी करने को तैयार हुई तो रोकेंगे नहीं और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। विक्रम की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसके हाजिर जवाब भी ऐसे थे कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम ऐलान तो कर देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई भी औरत अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने रिश्तेदारों से क्यों झगड़ा करेगी? खैर, विक्रम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, बस आप एक बार सबको बता दीजिए, मेरी यही इच्छा है। इसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे सजाए मौत दे दी जाए। हमने विक्रम की ख्वाहिश पर अमल करते हुए गली गली में कह दिया, साथ में ये भी बताया कि वो सजाए मौत का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे उसके जुर्म की सजा में फांसी दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई औरत फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो फला थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था, हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मगर ठीक 1 घंटे के बाद एक सिपाही ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के कपड़ों में है और उसके साथ पंडित जी भी हैं। मुझे बात बड़ी हैरान करने वाली लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, लेकिन फिर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि सामने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल होगी, वो खड़ी थी और उसके साथ पंडित जी भी थे। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस लड़की की शादी करवाने के लिए हामी भर ली है। उनके पास कुछ सामान भी था और लड़की भी खूब अच्छी तरह से तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि ये सब तो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। अब मुझे विक्रम पर शक होने लगा था कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये औरत कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा। जी मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी, इसने इसी तरह दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और बोली कि मुझे जेल ले चलो, मुझे विक्रम से शादी करनी है। मुझे नहीं पता जी इसके दिल में क्या आ रहा है। मैंने तो इसे बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, मगर ये समझने को तैयार ही नहीं है। कहती है कि मुझे विक्रम से ही शादी करनी है। मैं इसे बता चुका हूँ कि वो सजाए मौत का कैदी है और 2 दिन बाद इसकी मौत हो जाएगी, मगर ये मानती ही नहीं और कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं एक दिन विक्रम के साथ रहूं, मगर मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी क्योंकि मैं विक्रम से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि विक्रम को कोई लड़की इतना चाहती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बहुत अजीब सी थी, लेकिन खैर हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करना था। हमने किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं किया। पंडित जी को बुलाया गया। विक्रम को उसकी जेल से बुलाकर बाहर ऑफिस में बैठाया गया। पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। विक्रम ने कहा कि अब ख्वाहिश के मुताबिक, वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरी जेल में भेजेंगे, मैं इसके साथ बातें करूंगा। पूरा दिन बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। इसके बाद मुझे आप मौत की फांसी पर चढ़ा दीजिए, कोई गम नहीं होगा, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। विक्रम की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है। मैंने यही दिल में सोचा था कि मगर ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होश उड़ाकर रख देगी।
एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को विक्रम की जेल में जाकर बंद कर दो। वहां तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। ये बेचारी खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैंने भी यही सोचा था। मैं उस लड़की को जेल में ले गई। वहां तो मुश्किल से 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गए। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद जेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं संतुष्ट रही थी। मैं जानती थी कि जेल का दरवाजा खोलना इतना आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि विक्रम अपनी आखिरी बातें अपनी प्रेमिका से कर ले। मुझे उन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी, ना उन पर ध्यान दिया। मुझे संतुष्ट करने के लिए बस एक ही बात काफी थी कि जेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था और इस ताले को कोई भी चाकर भी नहीं खोल सकता था। काफी देर गुजर गई थी। मुझे नींद आने लगी थी। मुझे जेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज आई। मैं फौरन ही वहां पहुंची तो वो लड़की जो कि विक्रम से शादी करके यहाँ आई थी, वो जेल में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब मैं विक्रम के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद विक्रम ने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी जेल का दरवाजा खोला और उस लड़की को आजाद किया और वापस ताला लगाकर विक्रम को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरा इंतजार कर रहा है। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 826 कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपनी जेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो बोले कि मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो विक्रम को लेकर आए। तुम जाकर जेल नंबर 826 में चेक करो कि वो कहाँ है। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे तो सांस नहीं आ रहा था। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे कोई चकमा दे दिया होगा तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं जल्दी जल्दी 826 वाली सेल में गई। वहां तो अंधेरा ही छाया हुआ था। रोज की तरह मैंने विक्रम को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च मारकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत हो चुकी है। मैंने जल्दी से जेल को खोली, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरी जान ही निकल गई। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर इस गलती की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका असर सिर्फ तुम पर होगा। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी तरह भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर विक्रम के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि विक्रम ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के कपड़ों में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है सजा तो उसे ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने विक्रम के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि अब विक्रम को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी थी, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे अलग अलग बातें सुना रहे थे। मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर उनकी शादी करवा दी और उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचे या फिर विक्रम को ढूंढे। विक्रम रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था।
क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था, मगर मुझे उस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मुद्दा वो लड़की बन गई थी कि आखिर ये लड़की कैसे विक्रम की जगह बैठने पर तैयार हो गई, कैसे उसने विक्रम को अपना पति भी मान लिया और कैसे उसने ये सोच लिया कि विक्रम के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर विक्रम इतना बुरा होता तो ये लड़की उससे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने उससे उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो रामू की बेटी है। रामू साथ वाले गांव में रहता था। रामू को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब उसने एक अजीब बात कही, बोली कि मैं विक्रम जीजू के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूं। मैंने हैरत से उसे देखा था, वो अपने पति को जीजू कह रही थी। क्या कहा तुमने? विक्रम जीजू? क्या तुम उसे जीजू कहती हो? या रिश्ते में वो तुम्हारा जीजू लगता है, या तुम लोगों ने ये नाटक किया है? नहीं, वो रिश्ते में मेरा जीजू नहीं लगता, मगर उसकी मेरी बहन से शादी होती। मोहब्बत में उनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई जैसा मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? क्या वजह है? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, विक्रम को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया है? यकीन मानो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापिस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुजदिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो तो मुझे और भी परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदलूं और दोबारा से सारे मामले पर गौर करूं। मेरा नाम नीलू है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी विक्रम से हो चुकी थी। विक्रम बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब विक्रम किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे बाबा के दोस्त का बेटा था। मेरे बाबा के दोस्त का बेटा होने की वजह से माँ बाबा विक्रम पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी दीदी की मंगनी विक्रम से कर दी तो वो हमारे घर भी आने जाने लगे। मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात विक्रम दीदी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन माँ बाबा भी घर पर नहीं थे। विक्रम की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थी। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि दीदी से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से कुंडी बजने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद माँ बाबा आ गए हैं, मगर मैंने जाकर दरवाजे से बाहर झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में डर के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि विक्रम हमारे साथ है, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे। मुझे उनको देखकर ही खून सूखता था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनसे मिन्नतें की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तब उन्होंने माँ बहन की गालियां देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें पता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर विक्रम भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर विक्रम उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की। वो बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर विक्रम से रहा नहीं गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि विक्रम भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है उनकी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गलत बात कोई किसी भी मर्द के सामने करे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने उस वक्त तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक तो निहत्थे थे और दूसरा अक्ल का काम भी यही था कि हम बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया, मगर अब तो ये रोज का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। माँ बाबा जैसे ही इधर उधर होते ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी दीदी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त विक्रम भी घर में आए तो उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी गलती हुई जिसने न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली
बल्कि विक्रम के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी के घर पर हमला करके उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। विक्रम ने जो भी किया वो हिफाजत के लिए किया और उन पर किसी तरह का केस बनता भी नहीं है, मगर क्योंकि गांव के ताकतवर लोग हैं तो उन्होंने विक्रम के लिए जिंदगी नर्क कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर छुपे रहे, मगर फिर भी आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया गया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिना वजह नजर रखी और हमें हमारे ना किए हुए जुर्म की सजा देनी चाहिए। विक्रम की माँ ने उनसे मिलने के बीच उन्हें ये प्लान समझा दिया था। मेरी माँ ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान को जितनी उनकी जरूरत है इतनी और किसी को नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का होगा क्या, लेकिन बस भगवान की मदद से इन लोगों की भी किसी बड़े तक पहुंच थी। विक्रम उसी आदमी से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपना केस उसके सामने रखा। वो बड़ा सुलझा हुआ वकील था। बाज वक्त एक अच्छे वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा लेता है। ये बात काफी आगे जा चुकी थी, मगर वकील साहब की धमकियों और उसके सबूतों ने एसपी साहब को भी समझाया कि सजाए मौत ना ही विक्रम के लिए बनती है और ना ही विक्रम की तरफ से कोई अपील दी गई, ना उसे सफाई का मौका दिया गया। केस चला। उसके बाद विक्रम बाइज्जत बरी हो गया था, क्योंकि वो निहत्था था। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। न ऊपर वाले ने शायद उनकी मोहब्बत और सच्चाई की लाज रखी थी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा। ऊपर वाला सब माँ बहनों की इज्जत बनाए रखे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।